हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 11, जिसमें हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 110 तक। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लें और आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समझौता, जिसमें हम सब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे विश्व बैंक, IMF, OECD, ओपेक, अपेक, बिम्स्टेक, सार्क, बहुत सारे संगठन हैं, आसियान आपके सामने ही दिख रहा है। तो सारे संगठन को हम सब बारीकी से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ रहे हैं, जिससे आपको पढ़ने में भी मज़ा आ रहा है। और ये सेट नंबर 11 है। इससे पहले ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स। आप जाकर एक एक करके सारा वीडियो देख लें। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा जकार्ता, इंडोनेशिया। कुछ कंट्रीज हैं आसियान के, बगल में आपको दिख रहा होगा मैप में। आसियान का एक आदर्श वाक्य है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यह संगठन क्यों बना है? तो यह संगठन दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास को गति प्रदान करने और शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। आपको पता होगा 2019 के आसपास जो है भारत आसियान से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला था, लेकिन नहीं किया। ठीक है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ RCEP में। तो यही है आसियान। आसियान का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 102। आसियान प्लस 3 संगठन में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल है। अब ये क्या है? आसियान प्लस 3 यह एक गैर सैनिक, गैर सुरक्षात्मक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रीय संस्था है। यानी इसमें सैनिक का कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, ये मुख्य रूप से सुरक्षा के लिए है, आर्थिक सुरक्षा के लिए है और सांस्कृतिक सहयोग के लिए है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य यह है कि आपस में व्यापार करना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना और व्यापार को अलग लेवल पे ले जाना, आर्थिक रूप से विकास है। आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना 1992 ईस्वी में सिंगापुर में संपन्न हुआ। इसमें 6 देशों ने हस्ताक्षर किया, जिसमें ब्रुनई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड है। यह आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र क्या है? देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि चीन और जापान FTA साइन कर लिया आसियान के साथ। आसियान में 10 संगठन है, 10 देश है, आपको पता है ही, बगल में आप मैप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया के साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया के साथ चीन और जापान जो है FTA कर लिया, यानी मुक्त व्यापार सिग्नेचर कर लिया। तो अब जो चीन और जापान का सामान है वो इंडोनेशिया में जा सकता है और इंडोनेशिया का सामान जो है चीन और जापान में जा सकता है, बिना इम्पोर्ट ड्यूटी लगाए हुए, यानी आयात शुल्क लगाए हुए आप व्यापार कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं व्यापार मुक्त क्षेत्र। ठीक है, तो इसी को बढ़ावा देता है आसियान, जिससे भारत पुल आउट कर लिया था 2019-20 में, जो कि हम सब पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं RCEP के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आसियान प्लस 3 अगर पूछेगा तो 3 देश आप याद रखेंगे, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। ये इंपॉर्टेंट है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं आसियान का, 103। भारत आसियान का पूर्ण वार्ता भागीदार किस वर्ष बना? आंसर हो जाएगा 1995। आप ये जान लीजिए कि भारत के साथ सिर्फ आसियान का वार्ता होता है, आर्थिक सहयोग होता है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान का सदस्य भारत नहीं है, याद रखिएगा आप सब। आंसर 1995 हो गया। वर्ष 1996 में भारत को आसियान रीजनल फोरम का सदस्य बनाया गया। वर्ष 2002 से प्रतिवर्ष भारत आसियान सम्मेलन होना शुरू हुआ, यानी भारत और आसियान देशों के बीच सम्मेलन शुरू हुआ। 90 के दशक में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति का अवलंबन किया था। इसी के तहत आसियान के साथ हम सबका वार्तालाप शुरू हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे, फैक्ट्स बेसिस पे पूछ सकता है। नेक्स्ट 3 से 4 क्वेश्चन यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। चलिए 104, यूरोपीय आर्थिक समुदाय या यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा 25 मार्च 1957। इसकी स्थापना रोम की संधि के अंतर्गत 6 राष्ट्र फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पश्चिमी जर्मनी, इटली और नीदरलैंड द्वारा किया गया। यूरोपीय संघ का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 27 है। ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 से यूरोपीय संघ से अलग हो गया। यानी ब्रिटेन जब यूरोपीय संघ का हिस्सा था तो यूरोपीय यूनियन की सदस्य संख्या 28 थी, लेकिन ब्रिटेन बाहर हो गया तो अब सदस्य संख्या 27 है। ब्रिटेन जो बाहर हुआ उसको क्या बोलते हैं? तो ब्रेक्जिट बोलते हैं, या ये याद रखिएगा। ब्रेक्जिट शब्द काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लेगा कि ब्रेक्जिट किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे कि ब्रिटेन देश जो है वो यूरोपीय संघ से बाहर हो गया था, तो इसी को बोलते हैं हम सब ब्रेक्जिट। क्वेश्चन भी यूरोपीय संघ का
क्वेश्चन नंबर 105, किस संधि के तहत 12 यूरोपीय राष्ट्र द्वारा 1992 में मौद्रिक एवं एकीकरण हेतु एक संधि किया गया जहां यूरो का विकास हुआ। आप सबको पता है बहुत सारे कंट्री में यूरो चलता है। अभी नया देश भी बना है, 20वां यूरोपीय देश जिसमें यूरो चलता है, उस देश का नाम क्रोएशिया है। ये याद रखेंगे, करंट अफेयर्स में मैं पढ़ाऊंगा। जब मैं अक्टूबर का करंट अफेयर्स के लिए आप सबके लिए वीडियो लाऊंगा उस टाइम मैं आपको रिकॉल कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो जाता है मैस्ट्रिक्ट, नीदरलैंड, 1992। मैस्ट्रिक्ट संधि नवंबर 1993 से लागू हुआ। यह संधि एवं यूरोपीय संघ की स्थापना के लिए याक डॉलर की योजना के परिणाम के रूप में आज विश्व पटल पर यूरोप की साझा मुद्रा यूरो बनी। यानी डॉलर के एवज में ये बनाया गया था। डॉलर से लड़ने के लिए यूरो का निर्माण किया गया था। और 27 यूरोपीय देश हैं, यानी यूरोपीय संघ में 27 मेंबर है, जैसा कि हम सब पढ़े, जिसमें 19 यूरोपीय देशों में यूरो चलता है। 20वां देश क्रोएशिया बन गया, यानी अब 20 हो जाएगा। जबकि 9 देशों में अब तक आधिकारिक मुद्रा नहीं है, ठीक है। तो 27 यूरोपीय देशों में से 20 यूरोपीय देशों में यूरो चलता है। 20वां देश अभी हाल ही में बना है, क्रोएशिया, आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो यूरो चलता है। ये मुख्य रूप से कब, अब पूछेगा यूरो का विकास कौन से ईस्वी में हुआ, तो 1992 में। कौन सी संधि, तो मैस्ट्रिक्ट की संधि, जो नीदरलैंड में एक जगह है। अब बाकी 27 में से 20 देश में यूरो चलता है, ये याद रखना है आप सबको। क्वेश्चन नंबर 106, यूरोपीय यूनियन के कितने अंग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। देखिए तीनों अंग को बारीकी से समझ लेते हैं। इसमें 3 अंग कौन कौन से हैं, तो पहला हो गया यूरोपीय परिषद, दूसरा है यूरोपीय आयोग और तीसरा है यूरोपीय संसद। आइए सबसे पहले जानते हैं यूरोपीय परिषद के बारे में। तो यूरोपीय संघ का प्रमुख प्रशासनिक अंग यूरोपीय परिषद है। परिषद का अपना एक सचिवालय है जिसका महत्वपूर्ण अंग स्थायी प्रतिनिधि की समिति है। परिषद द्वारा प्रारंभिक चर्चाओं से लेकर मुख्य निर्णय तक स्थायी प्रतिनिधि समिति द्वारा लिया जाता है। मतलब यूरोपीय परिषद द्वारा लिया जाता है। सदस्य देश इसमें शामिल होते हैं जो भी इनके मेंबर कंट्री हैं। और टोटल जो यूरोपीय यूनियन के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं, जिसमें से यूरोपीय परिषद सबसे इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम सब। यूरोपीय परिषद के कार्यों में कौन यूरोपीय संघ का एक अंग सहायता करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय आयोग। अभी हम सब 3 अंग में से एक यूरोपीय आयोग भी है, पिछले क्वेश्चन में हम सब देखे ही। यह संस्था यूरोपीय परिषद को कार्य संधि तथा नियमों के अनुपालन करवाना और कई नई नीतियों का सुझाव देता है, लेकिन अंतिम निर्णय यूरोपीय परिषद ही लेता है, ये याद रखेंगे आप सब। यह यूरोपीय समुदाय के एक कार्यकारी निकाय है, क्योंकि ये नीति निर्देश तैयार करता है तो ये कार्यकारी निकाय है, यानी उसी का भाग है। इसके सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए होती है। तो यूरोपीय संघ का ये दूसरा अंग था यूरोपीय आयोग। पहला हो गया यूरोपीय परिषद, ये हो गया यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग ही यूरोपीय परिषद को क्या देता है, तो अनुपालन करवाता है और नीति का सुझाव देता है, ये याद रखेंगे आप सब। ये क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108वां यूरोपीय संसद के बारे में उल्लेख करें, तो इसका आंसर हो जाएगा यह सामान्य, परामर्शदायी और सूचना स्वरूप है। यानी मुख्य रूप से ये एडवाइस देता है यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद को, लेकिन मेनली जितना भी काम होता है वो यूरोपीय परिषद करता है। यह आयोग द्वारा बनाए गए बजट प्रारूप को स्वीकार और अस्वीकार कर सकता है। यह आयोग को हटा भी सकता है, ठीक है। तो ये यूरोपीय संसद के पास पावर है कि जो भी आयोग द्वारा बजट दिया जा रहा है उसका स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पूर्व परिषद से परामर्श करना जरूरी है। यानी जो पहला आप देखें यूरोपीय परिषद, यूरोपीय संसद उससे क्या करेगा, एडवाइस जरूर लेगा, ठीक है, ये लेना ही लेना है। तो यूरोपीय संसद का मेनली काम क्या है, समान परामर्शदायी है और सूचना स्वरूप है। और ये बजट को अस्वीकार और स्वीकार भी कर सकता है कि इस क्षेत्र में ये काम हो या ना हो, ये इस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पूर्व यह क्या करेगा, यूरोपीय संघ का जो एक प्रमुख अंग है जिसका नाम है यूरोपीय परिषद, उसका परामर्श जरूर लेगा, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन में हम सब यूरोपीय यूनियन अच्छे ढंग से समझ गए, यूरोपीय संघ अच्छे ढंग से समझ गए। सेट नंबर 11 का आखिरी 2 क्वेश्चन 109 है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। यह पर्यावरण मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो हम सब जो है ये तो अभी पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन आगे जो पढ़ने वाले हैं दूसरे चैप्टर में उसमें पढ़ेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत की जो प्रमुख एजेंसी है उसके बारे में अच्छे ढंग से समझेंगे। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। फालतू का हमारे वीडियो में लेक्चर वगैरह कम है, सीधा मैं काम की बात पे आता हूँ। तो आरबीआई जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। कृषि के क्षेत्र में आपको कौन लोन प्रोवाइड करता है, नाबार्ड प्रोवाइड करता है। सेबी का क्या काम है, सिडबी का क्या काम है, ऐसे जितने भी इंडिया में प्रमुख एजेंसी है
CBI, CID, ED सबके बारे में हम सब एक एक करके जानेंगे। हेडक्वार्टर्स जानेंगे, क्या फंक्शंस हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, सब कुछ अगले चैप्टर में हम सब पढ़ने वाले हैं। अभी तो चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सेट नंबर 11। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम सब देख लेते हैं। 110 नंबर, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। तो ये कुछ संगठन थे। अगले वीडियो में हम सब OECD के बारे में अच्छे ढंग से डिटेल में जानेंगे। मैं हर एक सेट में 10-10 क्वेश्चन करवाता हूँ, तो 10 क्वेश्चन आज पूरा होता है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। इसका PDF आप जरूर निकाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन करें, वहाँ से आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF निकालें। उसके बाद आप एक बार पढ़ के देखिए, मैं गारंटी देता हूँ मेरा एक चैप्टर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब समाप्त हो जाएगा, आप एक बार याद करके देखिएगा, सारा वीडियो से या PDF से निकाल लीजिएगा। और उसके बाद आप जब सेट बनाएंगे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, प्लीज़ आप एक बार मेहनत अच्छे ढंग से करेंगे तो फिर सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए इसी उद्देश्य के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।